दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें और कुछ अन्य तथ्यों को भी जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 55। पहला प्रश्न है दोस्तों आज की वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति की वास्तविक सत्ता, महाभियोग की प्रक्रिया, सामूहिक उत्तरदायित्व या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता में सामूहिक उत्तरदायित्व शामिल नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जानते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति ही शासन और राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। वो अपने मंत्रियों को चुनने के संबंध में भी स्वतंत्र होता है। और सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था ये अध्यक्षात्मक शासन की नहीं बल्कि संसदीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अध्यक्षीय शासन प्रणाली के विषय में कौन सा सत्य है आपको बताना है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में आप जानते हैं राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका महाभियोग की प्रक्रिया से हटा सकती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आप जान लीजिए कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण अमेरिका है। और अमेरिकी संविधान में अमेरिकी कांग्रेस को महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य ये जान लीजिए कि अमेरिका में महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा शुरू की जाती है। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन में दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है। देखिए, मंत्री व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, मंत्री व्यवस्थापिका की कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं, या फिर मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो उत्तर है दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन में मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और आप जानते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो है शक्ति पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत पर आधारित होती है। और व्यवस्थापिका का सदस्य यहाँ पर मंत्री पद ग्रहण नहीं करता है और मंत्री जो हैं वो व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति अपने मंत्रियों को चुनने के लिए स्वतंत्र होता है और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी उसकी इच्छा अनुसार अपने पद पर बने रहते हैं। अगला प्रश्न है, हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं लेकिन संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश बताते हैं कि वह यह कहता है। जिस न्यायपालिका के विषय में ये सही है, आप बताइए ये किस न्यायपालिका के विषय में ये कथन सही है। तो उत्तर है ये कथन दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में सही है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है और अमेरिका के एक पूर्व न्यायाधीश ह्यूज ने अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के विषय में कहा था कि हम एक संविधान के अधीन रहते हैं लेकिन संविधान वैसा है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए, भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया था किसके द्वारा, आपको बताना है। तो सही उत्तर है भारत के संविधान के द्वारा भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया था। इससे पहले विभिन्न संवैधानिक सुधारों द्वारा भी इसमें सीमित संख्या में भारतीयों को मताधिकार दिया गया था, लेकिन आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुसार सबसे पहले सार्वभौम वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें निर्वाचन व्यवस्था और आपका देश दिया गया है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ये भारत में, द राउंड्स ऑफ 2 राउंड्स ऑफ सिस्टम मिस्र में,
लिस्ट सिस्टम यानी सूची प्रणाली ये ब्राज़ील में, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यानी एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति ये आयरलैंड में। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के विकास के संबंध में जो चरण हैं उनका सही क्रम। तो आप जानते हैं सबसे पहले प्राच्य साम्राज्य, उसके बाद क्या आता है आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले प्राच्य साम्राज्य, उसके बाद ग्रीक नगर राज्य आते हैं, फिर रोमन साम्राज्य आता है, उसके बाद दोस्तों सामंती राज्य आता है, फिर सबसे लास्ट में जो नवीनतम विकास है वो राज्य का, वो राष्ट्र राज्य यानी नेशन स्टेट के 2, 3, 1, 4, 5, 2, 3, 1, 4, 5 ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का केंद्र बिंदु ये है कि राज्य है। तो क्या है दोस्तों, सामाजिक समझौता सिद्धांत आप कई बार पढ़े होंगे, आप जानते भी होंगे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी ये मानता है कि राज्य एक मानव निर्मित संस्था है यानी मानवकृत संस्था है, और मनुष्यों ने दोस्तों एक ऐसे राज्य का या अपने प्राकृतिक अवस्था से निपटने के लिए, उभरने के लिए एक राज्य की स्थापना की है। तो इस हिसाब से सामाजिक अनुबंध सिद्धांत ये मानता है कि राज्य एक मानवकृत या मानव निर्मित संस्था है। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत की ये मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध स्थल में होती है। तो सही उत्तर क्या है, ये सही उत्तर आपका हो जाएगा शक्ति सिद्धांत। दोस्तों शक्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य एक ईश्वरीय संस्था नहीं बल्कि एक मानवीय संस्था है, और इसकी उत्पत्ति बल प्रयोग के आधार पर हुई है, और बल प्रयोग ही राज्य की उत्पत्ति का कारण और वर्तमान समय में राज्य के अस्तित्व का आधार है। ऐसा जो है शक्ति सिद्धांत की मान्यता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ग के विचारकों ने वाद, प्रतिवाद और संवाद यानी थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। तो ये देखिए, ये युग्म दिए गए हैं, और आप जानते हैं हीगल और मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति में वाद, प्रतिवाद और संवाद पद्धति का प्रयोग किया है इतिहास या जो गतिविधियां हैं उनके विकास के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भ्रष्टाचार निरोधक समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आप जान लीजिए, 1964 में भ्रष्टाचार रोकने का सुझाव देने के लिए एक समिति, भ्रष्टाचार निरोधक समिति गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष के संथानम थे। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 12 कि भारत में लोकायुक्त संस्था को स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है। तो सही उत्तर है लोकायुक्त संस्था। सबसे पहले दोस्तों आप जान लीजिए, ये सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य में स्थापित हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था। वल्लभ भाई पटेल, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी यानी के.एम. मुंशी, जयप्रकाश नारायण और जे.बी. कृपलानी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। दोस्तों देखिए, जयप्रकाश नारायण संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, जबकि वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी और जे.बी. कृपलानी ये लोग संविधान सभा के सदस्य थे। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है न्याय की व्याख्या और प्राप्ति। न्याय की व्याख्या और प्राप्ति ये रिपब्लिक का केंद्रीय विषय है, जो कि प्लेटो की पुस्तक है। और आप जानते हैं कि प्लेटो का आदर्श राज्य न्याय पर आधारित है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अनुसार राज्य में दार्शनिक वर्ग का शासन होगा, सैनिक और उत्पादक वर्ग अपने अपने स्वभाव के अनुरूप भूमिकाएं निभाएंगे और अपने अपने लिए उपयुक्त सद्गुणों का आचरण करते हुए दार्शनिक शासकों के नियंत्रण में रहेंगे, जिसमें साम्यवाद यानी संपत्ति और परिवार विषयक साम्यवाद की व्यवस्था कायम रहेगी। और ये सारी चीज़ें न्याय की स्थापना के लिए ही की गई हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाब्स ने अपनी पुस्तक लेवायथन की रचना किस वर्ष में की थी। तो उत्तर है 1651 यानी 1651। दोस्तों आप जान लीजिए कि थॉमस हाब्स जो है इंग्लैंड में 1588 में पैदा हुआ। 1642 में उसने अपना ग्रंथ डी सीवे और 1651 में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक लेवायथन को प्रस्तुत किया, और इसी पुस्तक में उसने अपने सामाजिक संविदा सिद्धांत का वर्णन किया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि नागरिक को अपनी इच्छाओं का दमन करना चाहिए, सार्वजनिक कल्याण की सामूहिक चेतना का विकास करना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें रूसो, हाब्स, लाक और मार्क्स आपके ऑप्शन में दिए गए हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन ए रूसो हो जाएगा। रूसो कहता है कि नागरिकों को अपनी इच्छाओं का दमन करना चाहिए, सार्वजनिक कल्याण की सामूहिक चेतना का विकास करना चाहिए, और वो जो सामान्य इच्छा या जनरल विल का कॉन्सेप्ट देता है, उसका मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण होता है। तो सामान्य इच्छा रूसो के अनुसार हमेशा ठीक होती है, इसका उद्देश्य सदा ही पूर्ण समाज का कल्याण होता है। और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझो, रूसो की सामान्य इच्छा है, उसका उद्देश्य व्यक्तिगत हित नहीं बल्कि सामूहिक कल्याण की भावना है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो सही उत्तर है हाब्स। देखिए, हाब्स दोस्तों कहता है कि राज्य की शक्ति और कानून की सत्ता की यही सार्थकता है कि वे व्यक्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। व्यक्ति सत्ता की शरण इस कारण लेते हैं कि उन्हें अनेक व्यक्तिगत लाभ की उम्मीद होती है। इसलिए दोस्तों हाब्स कहता है कि व्यक्तियों का जो ये आत्मरक्षा का अधिकार है, इस अधिकार के लिए वो संप्रभु की अवहेलना भी कर सकता है, यदि संप्रभु उसे अपना जीवन खत्म करने को या उसके जीवन खतरे में पड़ जाए तो। अगला प्रश्न है दोस्तों, जेरमी बेंथम की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, ये पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी आपको बताना है। तो ये है 1789, ऑप्शन सी। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जेरमी बेंथम की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन 1789 में प्रकाशित हुई थी। और इस पुस्तक के अंतर्गत प्राचीन यूनानी विचारक एपिक्यूरस के इस विचार को नए संदर्भ में दोहराया गया कि व्यक्ति को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे कि वो अपने सुख को बढ़ा सके और दुख को कम कर सके। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के चुनाव भारत में कब आयोजित किए गए थे? जुलाई 1946, दिसंबर 1946, जनवरी 47 या अगस्त 1947 में? तो सही उत्तर है दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में आयोजित किए गए थे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो आप में से बहुत सारे साथी जानते भी होंगे कि गांधी जी द्वारा अक्टूबर 1940 में जो व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, उसके पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 21 है कि यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य तिलक का कहना है कि यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित का सही क्रम बताइए। यहाँ पर 4 आयोग दिए गए हैं, तो आप जान लीजिए। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना 2005 में, सरकारिया आयोग आप जानते हैं 1983 में, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित किया गया था, और संविधान संशोधन के लिए राष्ट्रीय आयोग सन 2000 में बनाया गया था। तो सबसे पहले 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग यानी 3। तो यहाँ पर 3 से शुरू होने वाला केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप जानते हैं ट्रस्टीशिप या न्यासिता के सिद्धांत का प्रतिपादन महात्मा गांधी ने किया था, और इसे मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद की संज्ञा भी दी जाती है। प्रश्न संख्या 24 है कि निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या ये सभी? तो सही उत्तर है अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। इनके कई उपनाम भी मिलते हैं जैसे चाणक्य और विष्णुगुप्त।
तो आप जान लीजिए दोस्तों, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य हैं और इनके चाणक्य और विष्णुगुप्त अन्य नाम मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं, बताइए। तो प्राचीन भारत का मैकियावेली कौटिल्य को कहा जाता है और कौटिल्य की विचारधारा के सबसे नज़दीक यदि किसी पाश्चात्य विचारक को रखा जा सकता है तो वो मैकियावेली है और कौटिल्य को मैकियावेली का अग्रदूत कहते हैं। कुछ उसे भारत का मैकियावेली भी कहते हैं और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की और मैकियावेली ने द प्रिंस की रचना की है और इन दोनों ही रचनाओं में शासन कला के सिद्धांत और राजा को दिए गए निर्देश जो है वर्णित हैं, जिनसे कि किसी राज्य को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी ने अपने विचारों को किस आधार पर प्रकट किया है। देखिए, पंथ, वाद, रूढ़ या प्रयोग। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रयोग। दोस्तों, गांधी जी अपने विचारों को प्रयोग के आधार पर प्रकट करते हैं और इसकी पुष्टि उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग में होती है। और आधुनिक भारत के इतिहास में गांधी जी का आविर्भाव एक ऐसी घटना है जिसके बिना भारत के अस्मिता की पहचान संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, देखिए, लॉक के सामाजिक समझौते के अंतर्गत लोग क्या छोड़ते हैं। अपने समस्त अधिकार, कोई भी अधिकार नहीं, केवल संपत्ति का अधिकार, या फिर प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या और उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार। तो सही उत्तर ऑप्शन डी। दोस्तों, आप जान लीजिए कि लॉक के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था थी सुख शांति की अवस्था थी, लेकिन प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं थी, उनको दूर करने के लिए लॉक कहता है कि मनुष्य ने समझौता किया और इसमें सभी व्यक्तियों ने भाग लिया था। प्रत्येक व्यक्ति ने केवल अपने प्राकृतिक कानून को लागू करने और उसके उल्लंघन के लिए दंड देने के अधिकार को पूरे समाज को अर्पित कर दिया और शेष जो प्राकृतिक अधिकार थे, जो प्राकृतिक अवस्था में थे, वह उसने प्रदान नहीं किए। इस तरह से जो शक्ति समाज को प्रदान की गई वो सीमित थी और केवल प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या और उनको क्रियान्वित करने या फिर उन कानूनों की अवहेलना करने वाले को दंड देने का जो अधिकार था वही उसने छोड़ा था। अगला प्रश्न है, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था। तो आप जानते हैं थॉमस हॉब्स था और अरस्तु की उपेक्षा करने वाला प्रथम राजनीतिक विचारक हॉब्स है, क्योंकि हॉब्स का कहना है कि ज्ञान का अंत शक्ति है और उन्होंने डी कारपोरे 1655 में कहा है। थॉमस हॉब्स ने राजनीति विज्ञान का अध्ययन ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान से मदद से किया और अरस्तु कहता है कि व्यक्ति में भौतिक आवश्यकताएं विद्यमान होती हैं जो पशुओं से मिलती हैं। तो इन सभी की आलोचना सबसे पहले या उसकी उपेक्षा हॉब्स करता है अरस्तु के विचारों की। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, कौन संवैधानिक सरकार के विषय में चर्चा करता है। हॉब्स, लॉक, रूसो या ये सभी। तो संवैधानिक सरकार या सीमित सरकार के बारे में लॉक चर्चा करता है। लॉक का राज्य निरंकुश नहीं हो सकता क्योंकि उस पर बहुत सारी सीमाएं या लिमिटेशन हैं। पहली सीमा ये है कि राज्य अपनी सत्ता जनता से ग्रहण करता है और दूसरी सीमा ये है कि राज्य को ये सत्ता अधिकार ट्रस्ट के रूप में कुछ विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त होता है या प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न सबसे आसान प्रश्न है, किसने कहा है कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है। तो ये हॉब्स ने अपनी प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करते हुए कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है और वो अपने सामाजिक समझौता में प्राकृतिक अवस्था और मनुष्य की प्रकृति से संबंधित विचारों का प्रतिपादन अपनी महत्वपूर्ण कृति लेवायथन में करता है। और दोस्तों देखिए, ये व्यक्ति की स्वाभाविक अच्छाई में लॉक विश्वास करता है। रूसो व्यक्ति को सीधा साधा भोले प्राणी की श्रेणी में रहता है। मैकियावेली के अनुसार व्यक्ति अवसरवादी और जो है स्वार्थी होते हैं, जबकि हॉब्स के अनुसार व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प होता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, फेबियन समाजवाद का विश्वास क्या है, आपको बताना है। तो आप जानते हैं फेबियन समाजवाद का मानना है कि उपयुक्त क्षण के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए और ये क्षण आने पर एकदम पूरे वेग के साथ प्रहार करना चाहिए, यानी नहीं तो सारी प्रतीक्षा व्यर्थ हो जाएगी। और फेबियन समाजवाद का मूल मंत्र ये था कि साम्यवाद की बात ये लोग नहीं करते हैं, समाजवाद की स्थापना धीरे धीरे की जाएगी। तो इसमें आप जान लीजिए धीमे धीमे आएगा समाजवाद, ये फेबियन समाजवाद की मान्यता है। अगला प्रश्न है, सिंडिकेलिस्ट समाजवाद में किस पर अधिक बल दिया गया है। तो आप जान लीजिए कि फ्रांस में समाजवादी आंदोलन श्रमाधिपत्य या श्रम संघवाद के रूप में विकसित हुआ और इसमें ये था कि समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन का विकास करने के लिए उत्पादन के साधनों और उद्योगों पर कामगारों और उनके संगठनों का नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, जिसके लिए व्यापक हड़ताल पर श्रमिक समाजवादियों ने अधिक बल दिया था। तो सही उत्तर हो जाएगा श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल, ये सिंडिकेलिस्ट समाजवाद का जो है इस पर अधिक बल दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से किस विचार को प्रायः व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं। कौन सा विचार व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं। तो उत्तर है डार्विन के अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत, ऑप्शन सी। आप जान लीजिए दोस्तों, व्यक्तिवादी विचारक जो है अनुकूलतम की अतिजीविता के सिद्धांत या योग्यतम की विजय के सूत्र को आधार बनाते हैं और ये चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है जो जीवों के लिए प्रस्तुत किया गया था। लेकिन स्पेंसर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि राज्य को व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, राज्य को दीन दुखियों की सहायता नहीं करनी चाहिए और ऐसा करना व्यक्तियों के विकास में बाधक होगा। जो योग्य होंगे वो अपना जीवन चला लेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक हित के लिए एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को किसने प्रोत्साहित किया। ऑप्शन देखिए, जर्मी बेंथम, जॉन लॉक, जे.एस. मिल या एडम स्मिथ। तो सही उत्तर है बेंथम ने। दोस्तों बेंथम ने एक व्यक्ति एक वोट का समर्थन किया और वो महिला मताधिकार और भारित मतदान के विरुद्ध था। वो गुप्त मतदान का समर्थक था और गुप्त मतदान का समर्थन दो कारणों से करता है, व्यक्ति की सुरक्षा के लिए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी ने मात्र एक बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये अधिवेशन आयोजित हुआ था कहाँ पर। तो सही उत्तर है बेलगांव में। दोस्तों आप जान लीजिए कि बेलगांव में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन था, ये था 40वां अधिवेशन जो 1924 में जो है बेलगांव में आयोजित हुआ था और यहाँ पर गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इस अधिवेशन में गांधी दास पैक्ट के तहत स्वराज पार्टी को ये अधिकार दिया गया कि वो कांग्रेस के अविभाज्य अंग के रूप में रहकर विधानमंडलों में प्रवेश ले और सरकार की नीतियों का विरोध करे और ये केवल ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने ये टिप्पणी की थी कि फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने पर जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ कम नहीं था। ये कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है और आप जान लीजिए गांधी जी ने जब फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित किया था तब सुभाष चंद्र बोस ने ये टिप्पणी की कि जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था उस समय आंदोलन की वापसी का आदेश देना राष्ट्रीय आपदा से कुछ कम नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने आर्थिक निर्धारण या आर्थिक नियतिवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो उत्तर है मार्क्स ने। दोस्तों देखिए मार्क्स ने राज्य के आधार और अधिरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और आगे चलकर इसका विश्लेषण ग्राम्सी ने किया है। मार्क्स ने अपने आर्थिक निर्धारण सिद्धांत के तहत अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा दी है और इसकी व्याख्या उसने अपनी पुस्तक द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में की है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में भारत में पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था।
तो ये अधिनियम था 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 1909 के अधिनियम ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की थी और इस अधिनियम के द्वारा पहली बार जाति, धर्म, वर्ग आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? 1908 में पूछा गया है मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आप जान लीजिए आगा खां को। दोस्तों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी और इसके संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह, मोहसिन इल मुल्क और आगा खां थे। प्रमुख अधिवेशनों में अमृतसर में 1908 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सैयद इमाम ने की और इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष आगा खां थे। अगला प्रश्न है, रूसो की सामान्य इच्छा या जनरल विल क्या है? ऑप्शन देखिए, बहुसंख्यक की इच्छा, सभी की इच्छा, अल्पसंख्यक की इच्छा या सभी की वास्तविक इच्छाओं का योग। तो रूसो के अनुसार दोस्तों मानव स्वयं के हित को सामाजिक हित का अभिन्न भाग मानता है और इस इच्छा में व्यक्तिगत स्वार्थ का सामाजिक हित के साथ सामंजस्य और व्यक्तिगत स्वार्थ पर सामाजिक हित की प्रधानता रहती है। जहाँ तक सामान्य इच्छा का संबंध है, सामान्य इच्छा मानव की इच्छा का वो उत्कृष्ट भाग है जो संपूर्ण समाज के लिए आवश्यक रूप में हितकर हो। तो रूसो की सामान्य इच्छा सभी की वास्तविक इच्छाओं का योग है, जिसका उद्देश्य समाज का या जो है सामूहिक कल्याण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विचारकों में किसने मनुष्य को भोला भाला जंगली कहा था? तो नोबेल सेवेज या सभ्य जंगली या भोला भाला जंगली रूसो ने कहा था। और रूसो की प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य भोला भाला असभ्य जीव था जो प्रारंभिक सरलता और सुखपूर्ण रीति से जीवन जीता था। वो स्वतंत्र था, आत्मसंतुष्ट था, स्वस्थ और निर्भय था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके अनुसार अब तक के विद्यमान रहे समस्त मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है? तो ये कार्ल मार्क्स का कहना है, ऑप्शन ए। दोस्तों कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में कहा है कि अभी तक विद्यमान रहे समस्त मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल का इतिहास रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए गांधी जी का स्वशासन से क्या अभिप्राय था? स्थानीय स्वशासन, देशी लोगों की सरकार, सामंतों की सरकार या शासकीय नियंत्रण से स्वतंत्र होना? तो सही उत्तर है, गांधी जी का स्वशासन से अभिप्राय जो था वो शासकीय नियंत्रण से स्वतंत्र होना था और ब्रिटिश सत्ता के संदर्भ में उन्होंने स्वशासन का अर्थ जो है स्वयं के शासन या जो है अपने लोगों का शासन से लगाया, न कि विदेशी सत्ता का शासन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया उल्लिखित है? तो आसान सा प्रश्न है, आप जानते हैं अनुच्छेद 368 में। और आप जान लीजिए भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 338 में 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है और संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त है। संविधान संशोधन 3 प्रकार से होते हैं और इसमें सामान्य संशोधन और विशेष संशोधन की बात कही गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए किन दो भाषाओं का प्रयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता है? इसमें आप देख सकते हैं सिंधी और संस्कृत, सिंधी और अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू, तमिल और कश्मीरी। तो सही उत्तर है सिंधी और संस्कृत। दोस्तों सिंधी और संस्कृत भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, लेकिन किसी राज्य ने संयुक्त रूप से राज्य भाषा के रूप में इन दोनों भाषाओं को मान्यता नहीं दी है। संस्कृत उत्तराखंड की राजभाषा भी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉक ने जिस सिद्धांत की दार्शनिक आधारशिला रखी वो सिद्धांत कौन सा है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, लोकतंत्र, गणतंत्रवाद, संवैधानिक राजतंत्र या कल्याणकारी राज्य। तो सही उत्तर है संवैधानिक राजतंत्र। दोस्तों देखिए लॉक जो है समझौतावादी विचारक है, वो अपने सामाजिक समझौते के द्वारा संवैधानिक राजतंत्र की आधारशिला रखता है
उसके अनुसार दो समझौते होते हैं। पहला समझौता जनता के मध्य होता है और दूसरा समझौता जनता और शासक के मध्य होता है। दूसरा समझौता पहले समझौते के अधीन होता है, यानी यदि शासक जनता की सुरक्षा करने में असफल रहता है, उसके प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने में सफल नहीं होता, तो जनता शासक के प्रति विद्रोह कर सकती है और शासक को हटा सकती है। इस प्रकार उसने संवैधानिक राजतंत्र की आधारशिला रखी थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा मनुष्य प्रकृति के अनुसार एक समान है? समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है। तो ये कथन है रूसो का। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, रूसो ने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एक सभ्य, मासूम और निर्दोष प्राणी था और व्यक्तिगत संपत्ति ने प्राकृतिक अवस्था की शांति भंग करके एक ऐसे सभ्य समाज को उत्पन्न किया जिसमें सभ्यता, सभ्य समाज, विज्ञान, संपत्ति, ये चीज़ें आगे चलकर मनुष्य की या मनुष्यता के शत्रु बन गईं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह विचार किसने व्यक्त किया कि सरकारें एक निश्चित चक्र के अनुसार परिवर्तित होती हैं? प्लेटो, अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू या हर्मन फाइनर? तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है अरस्तु। दोस्तों, अरस्तु कहता है कि राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है, जिसे वो पॉलिटी कहता है, और वो कहता है कि यदि शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में है तो उस शासन पद्धति को राजतंत्र कहा जाता है। राजतंत्र सर्वोत्तम प्रणाली होने के बावजूद भी ये आवश्यक नहीं है कि वो बनी रहे। यदि शासन की सत्ता कुछ व्यक्तियों के हाथ में हो, यानी सभी के हाथ में नहीं, तो अरस्तु इस प्रवृत्ति को कुलीन तंत्र की व्यवस्था करता है। कुलीन तंत्र जब विकृत हो जाता है तो वो धनिक तंत्र या वर्ग तंत्र में बदल जाता है और इस तरह अरस्तु का कहना है कि सरकारें एक निश्चित चक्र के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी के विचार किससे प्रभावित थे? देखिए, थोरो, टॉल्स्टॉय, रस्किन या इन सभी की कृतियों से। तो सही उत्तर है गांधी जी की विचार थोरो, हेनरी डेविड थोरो, टॉल्स्टॉय और रस्किन, इन सभी की कृतियों से प्रभावित थे। दोस्तों, गांधी जी के विचारों पर पूर्वी और पश्चिमी जो है दो भागों में उनके विचारों पर पड़ने वाले प्रभावों को विभाजित किया जाता है। पूर्वी स्रोतों में उन्हें सबसे पहले अपने माताजी से प्राप्त वैष्णव हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, गीता और उपनिषद और भारत के विभिन्न साधु संतों की वाणियाँ, उपदेश और जैन साधक श्री रामचंद्र जी का संपर्क है। पश्चिमी स्रोतों में उन पर बाइबिल, विशेषतः उनका जो माउंट सेरेमनी था, माउंट पर्वत प्रवचन, टॉल्स्टॉय, जॉन रस्किन और थोरो की रचनाएं हैं। गांधी जी ने एक मिशनरी डोक को बताया था कि अहिंसक प्रतिकार का विचार सबसे पहले श्यामल भट्ट की गुजराती कविता से आया था और जॉन रस्किन के प्रभाव का गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में भी वर्णन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये किसका कथन है कि अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं जबकि वे केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय स्वतंत्र होते हैं? तो ये कथन रूसो का है। देखिए, रूसो कहता है कि अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं जबकि वे केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय ही स्वतंत्र होते हैं। ये तत्कालीन ब्रिटिश लोकतंत्र में जन सहभागिता की प्रकृति और स्वरूप की आलोचना करते हैं और आप जान लीजिए कि रूसो को जन संप्रभुता का प्रथम प्रतिपादक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 51 की अति कल्पना के आविष्कार के रूप में प्राकृतिक अधिकारों को किसने दोषी पाया है? देखिए, अति कल्पना के आविष्कार के रूप में प्राकृतिक अधिकारों को किसने दोषी पाया है? रूसो, जे.एस. मिल, लाक या बेंथम? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, प्राकृतिक अधिकारों को बेंथम जो है वो अति कल्पना के आविष्कार कहता है। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू गांधी जी के स्वदेशी की सीमा में नहीं आता है? आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक या सभी सही हैं? तो धार्मिक पहलू। दोस्तों, आप जान लीजिए गांधी जी का जो स्वदेशी की सीमा है उसमें धार्मिक पहलू नहीं आता है। उनका स्वदेशी का विचार मूलतः आर्थिक और राजनीतिक पहलू है। गांधी जी धर्म और राजनीति को आपस में संबद्ध मानते हैं, फिर भी उनके स्वदेशी की सीमा में धार्मिक पहलू शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से किसने ये विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत जो है एक गणराज्य होगा? ऑप्शन है तिलक, एनी बेसेंट, एम एन राय या गांधी जी?
तो सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहा है कि प्रत्येक गांव पंचायत का एक गणराज्य होगा। यदि गांव नष्ट हुए तो भारत भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी का कहना है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। अगला प्रश्न है, कौन सा दबाव समूह है? देखिए, नेशनल एम्प्लॉयज यूनियन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, दामोदर वैली कॉरपोरेशन या लोक जनशक्ति पार्टी। तो दबाव समूह ऐसे समूह हैं जो सरकार पर, उसकी नीतियों पर अपने हितों के लिए दबाव बनाते हैं, अपने समूह के हितों के लिए। नेशनल एम्प्लॉयज यूनियन, देखिए ये राष्ट्रीय एम्प्लाई का यूनियन है, संघ है, जो अपने समूह के हितों की रक्षा के लिए सरकार को प्रभावित करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर नेशनल एम्प्लॉयज यूनियन दबाव समूह है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के भाषा प्रावधानों के समावेश या किस फार्मूले के समझौते के परिणाम है? ऑप्शन देखिए, मुंशी आयंगर फार्मूला, गुजराल फार्मूला, सरकारिया फार्मूला या आयंगर फार्मूला। तो सही उत्तर है, भारत के संविधान के भाषा प्रावधानों का समावेश मुंशी आयंगर फार्मूला के समझौते का परिणाम है और इसके द्वारा सहमति बनी कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। और आप जान लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में शामिल किए गए एक मध्यम मार्गीय सूत्र के अधीन देवनागरी लिपि वाली हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को मान्यता दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये किसने कहा कि अहिंसा के साथ साथ सत्याग्रह को मिला देने से आप विश्व को अपने कदमों में ले आएंगे? तो ये कथन महात्मा गांधी का है। दोस्तों, गांधी जी सत्य और अहिंसा के उपासक थे। उनका कहना था कि अहिंसा को यदि सत्याग्रह के साथ मिला दिया जाए तो विश्व को आप अपने कदमों में ले आएंगे। गांधी जी अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास करते थे, लेकिन अहिंसा का अत्यंत व्यापक स्वरूप उन्होंने लिया है। उन्होंने अहिंसा को मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों आधारों पर अहिंसा की बात की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का साधन स्वराज से पहले है। निम्नलिखित में से अहिंसा की एक अनिवार्य शर्त को अंकित कीजिए। पहला है कि संघर्ष से परहेज रखना और खतरे से दूर रहना, संघर्ष का सामना करना किंतु किसी खतरे के जोखिम से दूर रहना, संघर्ष का सामना करना और संबद्ध खतरे का जोखिम उठाना, और एक व्यक्ति जिसे मृत्यु का भय हो वो संघर्ष से परहेज रखे। तो दोस्तों, गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा का स्थान स्वराज से पहले है और वो अहिंसा की अनिवार्य शर्त ये मानते हैं कि आप संघर्ष का सामना करिए और संबद्ध खतरे का जोखिम उठाइए। गांधी जी के अनुसार अहिंसा निर्बल का यंत्र नहीं है, ये सबल का यंत्र है। तलवार लेकर चलना कायरता का प्रतीक है। अहिंसा का पालन करना वीरता की पराकाष्ठा है और कायर अपने जीवन को जितना अधिक समर्पित करेगा उतना ही अधिक वह उसकी सुरक्षा कर सकेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनैतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल की परंपरा को किस संशोधन के द्वारा सीमित किया गया था? तो ये था 52वां संविधान संशोधन 1985। दोस्तों, आप जान लीजिए, भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में एक नई 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है और इसके अंतर्गत राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल की परंपरा को संकुचित किया गया है। इसमें संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के आधार पर सदन की सदस्यता से वंचित किए जाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, कौन सी राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है? देखिए, वैचारिक एकता, संगठन, अवैधानिक साधनों का प्रयोग और लोकतंत्र में विश्वास। तो आप जान लीजिए दोस्तों, राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठन होता है जो वैचारिक एकता, शासन पर प्रभुत्व की इच्छा रखते हैं, सरकार बनाने में जो है सरकार पर या चुनाव के माध्यम से वो सरकार बनाने की इच्छा रखते हैं। इनका विश्वास लोकतंत्र और संवैधानिक साधनों में होता है और ये शासन शक्ति पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अवैधानिक साधनों का प्रयोग ये राजनीतिक दल की विशेषताओं में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय की किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? तो आप जानते हैं दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद हैं वो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में प्रारंभिक अधिकारिता से संबंधित उपबंध हैं और इसके तहत उच्चतम न्यायालय जो मामलों में सुनवाई कर सकता है उसमें संघ और एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, 2 या अधिक राज्यों के मध्य विवाद और ऐसे विवाद को जिनमें संघ और एक या अधिक राज्य एक तरफ तथा कुछ राज्य दूसरी तरफ हों, ये केंद्र और राज्यों के मध्य ये उच्चतम न्यायालय की अपीलीय प्रारंभिक अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत शामिल है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ द्वारा आयोजित राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र से आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। किसी प्रश्न पर यदि कन्फ्यूजन या संशय या संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अन्य साथी उस प्रश्न को देखेंगे, उसका रिव्यू करेंगे और जो सही उत्तर होगा वो हम सब जो है एक सटीक विचार उस पर रखेंगे जो सही उत्तर होगा, ताकि वो सबके सामने आ सके। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।